नमस्कार दर्शकों, रात के 9 बज गए और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जनमत, जहां आज हम तमाम विषयों पर बात। तो जल्दी जाइए, वोट कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपनी राय भी रखिए। अब जल्दी से नजर डालते हैं आज जनमत में क्या कुछ खास हम आपके लिए लाएं, क्या कुछ बड़ा आज जनमत में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए भड़काऊ बयान, मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया है वो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी खबर होगी वो आपको बताते हैं। मदरसे की पोल खोल, मदरसे को लेकर किस तरह से दूसरी खबर है, चलिए जल्दी से दिखाइए। दूसरी खबर हम जो लेने वाले हैं वो है मदरसे की पोल खोल। जी हां, मदरसों को लेकर एक नया जिस तरह से बयान सामने आया था और उसके बाद जब कार्रवाई हुई, पुलिस ने भी कहा कि लगातार हम जांच कर रहे हैं और जब मदरसों में दबिश दी गई है तो आपको बताएं 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्या था इसके पीछे खेल चल रहा था, देखिए मदरसे की पोल, आज इसमें हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जल्दी जल्दी से खबर आपको दिखाते हैं, नमाज ब्रेक बंद कर दिया है। जी हां, इसके बाद लगातार इस मुद्दे पर सियासत चल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में अब कोई ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। जो नियम सबके लिए है वही आपको भी अब आजमाना पड़ेगा, उसको ही अपनाना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो आपको बताते हैं, लेटर का जवाब। जी हां, देखिए ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, महिला अस्मिता को लेकर जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून बनाने की नसीहत दे रही हैं, जबकि ये जिम्मेदारी किसकी है सब जानते हैं। और उसके बाद जब हम अगली खबर पे जाएंगे तो जिक्र करेंगे प्रमोशन पे रोक। जी हां, हाई कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है और जिसके बाद इस पूरे खबर को लेकर सियासत जो है वो भी तेज हो गई। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या हम जिक्र करेंगे तो वही खबर पर आते हैं और बात करेंगे प्रयागराज की। जी हां दर्शकों, आगामी महाकुंभ पर अगर नजरें डालें तो इस समय सबसे ज्यादा नजरें जो गड़ाए बैठे हैं वो हैं मजहबी एजेंडे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप सोच रहे होंगे। दरअसल दर्शकों, जहां पुलिस ने मस्जिद में जो मदरसा है जामिया हबीबिया मस्जिद आजम इसका नाम है, इस मदरसे में जब पुलिस पहुंची, पुलिस को कई दिनों से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, पुलिस पहुंची तो क्या हुआ, 100 रुपए के 1,30,000 जाली नोट यहां बनाए जा रहे थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, वैसे तो यह मदरसा है जहां दीन की तालीम दी जाती है, लेकिन इस तालीम के सहारे इस मदरसों में क्या चल रहा है वो आपको बता रहा हूं। मस्जिद के मौलवी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को पिछले कई दिनों से यहां पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। यहां पर कई बाहरी लोग जो थे, आना जाना चल रहा था, बच्चे तो जाते थे लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों मदरसों के अंदर जा रहे थे, पुलिस को शक हुआ। आसपास के लोग जागरूक थे, जैसे आप अवेयर हैं वैसे ही वहां कुछ लोग अवेयर थे जिन्होंने इस बात की शिकायत की कि यहां बहुत आना जाना है वो चल रहा है। पुलिस को शक हुआ, मदरसे में सब सही नहीं चल रहा था, पुलिस को यह लगा तो बीते बुधवार यानी 28 अगस्त को दबिश दी गई। पुलिस ने प्रिंटिंग मशीन के साथ नोट छापते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये जिहादी मानसिकता के लोग मदरसे में किस तरह से इस काली करतूत को अंजाम दे रहे थे, यह पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। दर्शकों, वर्तमान में प्रयागराज में आगामी महाकुंभ मेले की तैयारी है। आप भी अपने घरों में तैयारी कर रहे होंगे, इंतजार है 2025 का, जब संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ होगा। लेकिन दर्शकों याद रखिए, कुछ लोग बैठे हैं जिनकी नजर है इस महाकुंभ पर, जो चाहते हैं कि यह महाकुंभ सफल ना रहे। प्रयागराज के मदरसे से आई इस भयानक भांडाफोड़ खबर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चौकन्ना कर दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर मकसद से, जो मकसद है, ये शब्द ध्यान रखिए दोस्तों, दर्शकों, कि आखिर क्या मकसद है कि मदरसे में ये जाली नोट छापे जा रहे हैं। क्या उन जाली नोटों का प्रयोग आगामी महाकुंभ में किसी जिहादी घटना को अंजाम देने के लिए किया जाना है? क्या प्रयागराज में जामिया हबीबिया की तरह और भी मदरसे हैं? अभी तो एक से पर्दा उठा है, बहुत पर्दादारियां अभी बाकी हैं। क्या प्रयागराज समेत देश के अन्य मदरसों में भी प्रयाग का महाकुंभ इनके निशाने पर है? जिहादी नेटवर्क हिंदुओं के इस मेले को किस तरह से षड्यंत्र का शिकार बना रहा है, करेंगे इसी पर चर्चा। आपको सबसे पहले डिबेट दिखाते हैं और उसके कुछ अहम पहलू दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के साथ।
इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ओर जहां महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के इस विशाल मेले पर जिहादी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि प्रयागराज के जामिया हबीबिया मस्जिद आजम नामक एक मदरसे से पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह ने इन दिनों आगामी महाकुंभ के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। जहां पुलिस ने मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल जैसे नकली नोट छापने वाले जिहादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,30,000 रुपए के 100 रुपए के नकली नोट बरामद किए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस मकसद से ये नकली नोट छापे जा रहे थे? क्या जिहादी नेटवर्क हिंदुओं के इस मेले के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या प्रयागराज समेत देश के अन्य मदरसों के निशाने पर प्रयाग का महाकुंभ है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या प्रयागराज के साथ साथ देश के अन्य मदरसों में भी नकली नोट छापने वाला गिरोह एक्टिव है? क्योंकि प्रयागराज से पहले भी देश के अलग अलग मदरसों और मस्जिदों से नकली नोट छापने के अनेकों मामले सामने आ चुके हैं। साल 2018 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक मदरसे से नकली नोट छापने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। साल 2019 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक मदरसे में नकली नोट छापने के जुर्म में एक मौलाना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक मदरसे से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली नोटों के साथ साथ छपाई के उपकरण भी बरामद किए थे। साल 2021 में केरल के मल्लपुरम जिले की एक मस्जिद से पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नकली करेंसी नेटवर्क से जुड़े 2 मौलवियों को गिरफ्तार किया था। वहीं साल 2022 में बिहार के पटना के एक मदरसे से पुलिस ने नकली नोट छापने की जुर्म में पुलिस ने 4 मौलवियों को रंगे हाथों पकड़ा था। आज देश के मदरसों से चल रहा नकली नोटों का ये अवैध धंधा लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवाद, ड्रग रैकेट और हथियार तस्करी जैसे देश में पांव पसार रहे अवैध और जिहादी गतिविधियों का सबसे बड़ा कारण है। वहीं अब मदरसों से चलाए जा रहे नकली नोटों के इन जिहादी गिरोहों की नजर अब प्रयागराज के महाकुंभ पर है, जो अब प्रयागराज के मदरसों से महाकुंभ के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दर्शकों, ये तो सिर्फ एक मदरसा है। यही हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसे कितने और मदरसे हैं। इसलिए सवाल है कि महाकुंभ के खिलाफ काम कर रहा है क्या जिहादी नेटवर्क? इस पर जब हमने पोल किया तो क्या परिणाम आए, वो अब आपको पोल के जरिए दिखाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर हमने इसको लेकर सवाल किया तो महाकुंभ के खिलाफ जिहादी काम कर रहे हैं तो 99% दर्शकों ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हां, साजिशें की जा रही हैं, और 1% ऐसे लोग हैं जो ना का सपोर्ट करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूं तो वक्फ पर मुसलमानों का प्रेम किसी से छुपा नहीं है। इसी पर हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी की एक बैठक भी जारी है। इसी बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर साजिद रशीदी के दिए भड़काऊ बयान से बवाल मच गया है। उनके बयान न केवल हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि इस तरह की विभाजनकारी बयानबाजी के पीछे की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़ा होता है। दर्शकों, वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ की संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन साजिद रशीदी ने हालिया बयान ने बता दिया है इसको कि विधायी सुधार को सांप्रदायिक घृणा का अखाड़ा बना दिया है। दर्शकों, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिहादी मानसिकता रखने वाले राशिद के बयान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ना केवल उकसाने वाले बयान हैं, बल्कि खतरनाक रूप से विभाजनकारी भी हैं। रशीदी ने एक बार फिर हद पार कर दी है। क्या यह सांप्रदायिक तनाव भड़काने की सोची समझी साजिश है? बड़ा सवाल है दर्शकों। क्या एक सुनियोजित प्रयास है जिससे समाज में अस्थिरता पैदा की जा सके? उन्होंने सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना है।
पारदर्शिता किस तरह से जो नहीं है उसको लाना इसका मकसद है। दर्शकों, लंबे समय से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से घिरे हुए हैं। क्या कुछ राशिदी ने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो वो जगह वक्फ बोर्ड को वापस कर दीजिए ना। आप वो जगह पहले वक्फ बोर्ड को वापस कर दीजिए। अगर वक्फ बोर्ड को वापस नहीं करते, उसका आज का सर्किल रेट के हिसाब से किराया दे दीजिए। अपने आप से शुरू कीजिए ना काम। जो आपके पास हमारी जगहें हैं उन वक्फ बोर्ड को बुलाइए और कहिए कि भाई ये आपकी जगहें हैं, ये हम वापस कर रहे हैं, इसका किराया दे रहे हैं, और फिर आगे उसके सुधार की बात कीजिए। किरण रिजिजू जी ने इसको पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1995 में जो संशोधन हुआ था उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई, हम उनको सीमित करने का काम कर रहे हैं। असीमित शक्तियां क्या थी? उन्होंने कहा कि साहब वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के अंदर ये 250 प्रॉपर्टियां, ये 250 बीघा प्रॉपर्टियां, वक्फ बोर्ड उस असीमित शक्तियों की ताकत लेकर भी इन प्रॉपर्टियों को वापस नहीं ले पाया, ना इनका किराया ले पाया। जब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड वापस नहीं ले पा रहा है तो आप मुझे बताइए दूसरी प्रॉपर्टी पर हाथ रखकर वो कैसे कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है? ये सिर्फ भ्रांति फैलाना चाहते हैं। और ये एक और नया शोषा इन्होंने निकाला था। देखिए, मैं पीछे से आता हूं। बाबरी मस्जिद के लिए इन्होंने कहा कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी 500 साल पहले। एक झूठ फैलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। एक झूठ वक्फ बोर्ड को लेकर यह फैला रहे कि 1500 साल पहले जो गांव बना हुआ है उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। 1500 साल पहले तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं। 1500 साल पहले वक्फ का कोई आधार ही नहीं था। नबी पाक। तो आपने मौलाना को सुना। मौलाना कह रहे हैं कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में तक वक्फ की 250 जमीनों पर दावा कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं है दर्शकों, पूरा देश है। ऐसे देश की तमाम संपत्तियों पर दावा हो रहा है। लेकिन पोल में जब हमने सवाल किया कि वक्फ के सहारे हिंदुओं को भड़काने की साजिश है तो क्या परिणाम निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। हां, मैं 95% यानी 95% लोग कहते हैं कि भड़काने की कोशिश हो रही है और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऐसी साजिशें नहीं हो रही हैं। जनमत में अब बात करेंगे असम की, जहां असम सरकार के एक ऐसे फैसले की वजह से सियासी घमासान छिड़ गया है जहां हर कोई नजर इस पर टिकाए हुए है। हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने लिया है और फैसला है कि असम में जुम्मे की नमाज के लिए दी जाने वाली 2 घंटे का ब्रेक अब खत्म कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी मुस्लिम विधायक को जुम्मे की नमाज के लिए अलग से छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब इंडी गठबंधन और मुस्लिम मौलानाओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। दर्शकों, इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। मुस्लिम लीग के कार्यकाल के नियम पर लगाम। शुक्रवार को भी होगा सदन में नॉन स्टॉप काम। जुम्मे की नमाज की छुट्टी नहीं ले सकेंगे मुस्लिम विधायक। असम विधानसभा में हुआ जुम्मा अवकाश समाप्त। ये ऐलान है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी भी मुस्लिम विधायक को जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। उन्होंने असम में जुम्मे की नमाज के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया है। सीएम शर्मा ने कहा है कि इस तरह का नियम बनाना मुस्लिम लीग की सोच थी और अब इसे खत्म कर दिया गया है। ये प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। दरअसल असम विधानसभा के निर्माण के बाद से मुस्लिम सदस्यों को नमाज के लिए जाने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी। असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था।
ये ब्रेक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता था। विधानसभा दोपहर के भोजन के बाद अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करती थी। मुस्लिम सदस्यों के नमाज से वापस आने के बाद सत्र आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इस तरह नमाज के लिए मिलने वाला 2 घंटे का ब्रेक अब नहीं मिलेगा। इस मामले में तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया देते हुए असम सरकार को घेर रहे हैं। पार्टी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन असम सरकार ने अपना फैसला साफ कर दिया है। अब इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं का तिलमिलाना तो स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब जुम्मे की छुट्टी पर सवाल खड़े किए गए हों। साल 2012 में मायावती ने भी हामिद अंसारी के सामने इसी बात को रखा था। 12 बजे के बाद रोजाना हाउस नहीं चल रहा है। नहीं, आप हाउस के चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि 12 बजे के बाद हाउस ऑर्डर में आप बैठ जाइए, ये प्रश्नकाल चल रहा है। कौन करेगा? हैं? आप रोज 12 बजे उठ के चले जाते हैं और हाउस चलता नहीं है, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? प्रश्नकाल चलने दीजिए प्लीज। कि कैसे हाउस चलेगा ये? प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये क्या 12 बजे के बाद हाउस नहीं चलता है? लेकिन तब हामिद अंसारी के मुंह से इस सवाल का कोई जवाब नहीं निकला था। साफ तौर पर देखा जाए तो धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अवकाश मिलना सही नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर आवाज उठा रहा है और इसका विरोध कर रहा है। इधर इंडी गठबंधन मुस्लिम पक्ष को भड़काने में लगा है। सवाल यह है कि यदि धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अवकाश देना सही है, तो फिर हिंदुओं की आस्था को किनारे नहीं किया जा सकता। हिंदू आस्था के आधार पर तो सोमवार को भगवान भोलेनाथ, मंगलवार को भगवान बजरंगबली और बुधवार को ब्रह्मा जी के लिए, तो गुरुवार को भगवान विष्णु के लिए, शुक्रवार को मां संतोषी के लिए, शनिवार को शनिदेव के लिए और रविवार को भगवान सूर्य के लिए अवकाश भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही कि धर्म के आधार पर अगर ब्रेक मिल रहा है तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं? फिर जैन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ अवकाश होना चाहिए, जबकि 98-98% लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। वो मना करते हैं कि किसी तरह का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। दर्शकों, देश में बढ़ रही जनसंख्या की अलार्मिंग को लेकर इस स्थिति को देखते हुए सरकार के साथ साथ अब न्यायपालिका भी चिंतित है। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि राज्य में जिन सरकारी कर्मचारियों को 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया है। हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें सरकार राज्य के कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में कार्मिक विभाग, गृह विभाग और सचिव के साथ डीजीपी से भी अब इस पूरे मसले पर जवाब तलब कर लिया है। दर्शकों, कोर्ट ने सरकार से जानकारी भी मांगी है कि किस कर्मचारी को पिछले वर्षों की सेवा की योग्यता का आकलन कैसे कर सकते हैं, यह भी बताएं कि कोर्ट ने इस आदेश से लगभग 125 विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश विनोद कुमार परवानी की बेंच ने पुलिसकर्मी संतोष कुमार और जयदीप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बता दें कि राजस्थान चुनाव से ठीक पहले 16 मार्च 2023 को गहलोत सरकार की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि किसी कर्मचारी को केवल ज्यादा संतान होने के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। अब इस पर कोर्ट ने कहा कि नियमों में संशोधन करना सरकार का हक है, लेकिन जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है वो सही नहीं है। अब राजस्थान के पिछले सरकार के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश में बढ़ रही जनसंख्या और अलार्मिंग स्थिति को देखते हुए सरकार के साथ साथ न्यायपालिका भी चिंतित है। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि राज्य में जिन सरकारी कर्मचारियों को 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक विस्तृत आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें सरकार राज्य के कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट ने मामले में कार्मिक विभाग, गृह विभाग के सचिव और डीजीपी से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सरकार से जानकारी भी मांगी है कि किसी कर्मचारी की पिछले वर्षों की सेवा की योग्यता का आकलन कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोर्ट के इस आदेश से लगभग 125 विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट की न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश विनोद कुमार परवानी की बेंच ने पुलिसकर्मी संतोष कुमार और जयदीप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। बता दें कि राजस्थान चुनाव से ठीक पहले 16 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि किसी भी कर्मचारी को केवल ज्यादा संतान होने के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियमों में संशोधन करना सरकार का हक है, लेकिन जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है वो सही नहीं है। अब राजस्थान के पिछले सरकार के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो क्या बढ़ती जनसंख्या को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय सही है? जब इस सवाल पर पोल हुआ तो क्या परिणाम निकल कर आए वो अब आपको दिखाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं दर्शकों जो कहते हैं कि हाँ ये निर्णय सही है, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि और जनसंख्या बढ़े और बच्चे हों और किसी तरह के प्रमोशन पे कोई रोक ना लगे। तो ये परिणाम जो आए हैं वो भी हमने आपको दिखाया है। बात करेंगे कोलकाता की खबर पर, जहां टीएमसी पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर अब आंदोलन शुरू टीएमसी ने कर दिया है। यह आंदोलन इसलिए है, बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा रहा है। यह दबाव होना चाहिए कानून का उन लोगों पर जो इस तरह की हिमाकत करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन लोगों पर कानून बनाने की नसीहत दे रही हैं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को। टीएमसी राज्य के सभी ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी सरकार की नीति बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त ना करने की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक भी पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल संशोधन विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी। लेकिन बड़ा सवाल तो दर्शकों यह है कि राज्य की मुख्यमंत्री कौन? एक महिला। राज्य की कानून मंत्री कौन? एक महिला। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री कौन? एक महिला। और उसी सरकार की महिला मुख्यमंत्री का नारा है मां, माटी और मानुष, जिसका पहला शब्द मां है। वो मातृशक्ति के न्याय के लिए खड़े होने पर केंद्र को नसीहत क्यों दे रही हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसकी निर्मम हत्या के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान के बाद टीएमसी ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। टीएमसी ने केंद्र सरकार से ट्रेनी डॉक्टर से रेप केस के मामले में जल्द न्याय दिलाने और रेप केस में फांसी की सजा का कानून पास कराने की मांग को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में आज विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि दूसरी तरफ टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे, जबकि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा, और अगर बिल को राजभवन ने पारित नहीं किया तो वहाँ भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के चलते ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था। दरअसल पीएम मोदी को संबोधित अपने पत्र में ममता बनर्जी ने बलात्कार और हत्या के मामलों की समय पर कार्रवाई के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की थी। लेकिन इसी बीच अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं है। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 FTSE चालू नहीं किए हैं,
जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त FTSC हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि ये राज्य की ओर से FTSC चालू करने में देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के भाजपा सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला है और कहा कि ये ममता बनर्जी का दायित्व है कि वो बताए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मौजूद सख्त नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया है। पत्र लिखना बंद करे और सवालों के जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो दर्शकों, देखा आपने रिपोर्ट में किस तरह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रही हैं। अब ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है, इससे पहले भी एक चिट्ठी लिखी जा चुकी है। इस खबर का पोल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा किस तरह से बंगाल में राजनीति जो है वो चल रही है। ग्राफिक्स, ममता को केंद्र का जवाब क्या मिला है। पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है, यह भी कहा गया। और क्या है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बलात्कार और पॉक्सो मामलों में काम करती हैं। तो जब फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं तो नए कानून की क्या जरूरत है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आपको दिखाते हैं, पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट FTSC स्थापित किए हैं, तो फिर उसके बाद अगले कानूनों की जरूरत क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आपको दिखाते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कवर किए गए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बराबर नहीं है, यह भी एक बड़ा जवाब है। ममता को केंद्र का क्या जवाब मिला है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 जून 2024 तक कुल 81,141 मामले लंबित हैं। यह भी केंद्र ने ममता बनर्जी सरकार से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है दर्शकों। और क्या कहा है, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत 48,600 मामले लंबित होने के बाद राज्य के अतिरिक्त 11 FTSC को चालू नहीं किया गया है। केंद्र ने यह भी जो जवाब है वो दिया है ममता सरकार को और सवाल भी किए हैं। रेप और पॉक्सो की अगर बात की जाए, दोनों मामलों से निपटने वाले ज्वाइंट FTSC हो सकते हैं। ये तमाम वो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है, यानी जो नसीहत ममता बनर्जी केंद्र को दे रही थी, केंद्र ने साफ कर दिया है कि किस तरह से आपकी जो जानकारी है वो तथ्यात्मक सही नहीं है। अब इस खबर पर जब हमने पोल किया तो क्या परिणाम निकल कर आए ममता का केंद्र को लेकर छवि सुधारने की कोशिश, 90% लोग इस पर हां में सहमति जताते हैं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो कि ना को सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। इस दौरान उन्होंने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान और उसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। यह लोकतंत्र के रूप में भारत के और अधिक परिपक्व होने की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने महिला और बच्चों को लेकर भी इस दौरान चिंता जताई है। आज महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंताएं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इस और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा भी मिलेगा। साथ ही समय पर लोगों को न्याय मिले, इसलिए भी उन्होंने कहा कि न्याय में देरी को खत्म करने के लिए भी पिछले 1 दशक में कई स्तरों पर काम हुआ है, बैठकें हुई हैं और देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर जितनी राशि खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही खर्च किया गया है। तो इस तरह से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की है कि किस तरह से इन तमाम खबरों के बाद कहां हमें सतर्क होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आज प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में क्या कुछ और सौगातें दी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है।
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में वो शामिल हुए और ये तीनों ट्रेनें कहां कहां चलेंगी, किस रूट पे, वो आपको बताते हैं। चेन्नई से नागरकोइल सबसे पहली ये वंदे भारत चलेगी, दूसरी मदुरई से लेकर बेंगलुरु तक और तीसरी मेरठ से लेकर लखनऊ के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का एक नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। बता दें कि वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पहली बार 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत की गई थी। इस समय देश में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेनों का रूट देश के 280 से अधिक जिलों के आपस में जोड़ने का एक उदाहरण भी है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय ने कहा कि नई वंदे भारत ट्रेनों के क्षेत्र के लोगों को स्पीड और आरामदायक यात्रा के साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेन का अनुभव भी कराना है। यह ट्रेन स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनी है। इसमें कवच टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री घूमने वाली कुर्सियां, दिव्यांगजनों की जरूरत के अनुकूल शौचालय और इंटीग्रेटेड बेल साइजेस भी बनाए गए हैं। तो आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री वो भी की है और देखिए संवाददाता सागर ने इस पे स्पेशल रिपोर्ट भी भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। नंबर की ये फैक्ट्री है और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। आपने देखा होगा भारतीय रेल की पटरियों पर जो सरपट तोड़ती ट्रेन है वो इसी आईसीएफ चेन्नई के अंदर बनती है। और इस समय जो भारतीय रेल की सबसे चर्चित जो रेल है वंदे भारत ट्रेन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो वंदे भारत के कोचेज जो है वो इसी आईसीएफ चेन्नई के अंदर बनते हैं। और आईसीएफ चेन्नई के अंदर जो है वो यहीं से ही बनकर जो ये चमचमाती भगवा ट्रेन आप देख रहे हैं जो इस समय भारतीय रेल की शान बन चुकी है, वो इसी आईसीएफ चेन्नई के अंदर बनती है। किस तरह से बनती है, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है, किस बारीकियों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, वो पूरा का पूरा ये एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर फैक्ट्री है। ना सिर्फ इस आईसीएफ चेन्नई ने वंदे भारत ट्रेन दी है बल्कि कई ऐसे कोचेस दिए हैं जो भारतीय रेल को शान बढ़ाते रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 3000 कोचेस जो हैं वो हर साल तैयार होते हैं और अभी तक इस तरह के वंदे भारत जो है वो 74 बनाकर यानी 74 वंदे भारत को बनाकर तैयार कर चुके हैं। हालांकि इस रंग पर भी कई लोगों के दर्द हुआ था पेट में के भगवा जो है वो कर दिया गया है। देखिए आईसीएफ के लोग भी काफी खुश हैं। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हालांकि बोलना अलाउड नहीं है यहाँ पर। देखिए ये बहुत कई एकड़ के अंदर ये फैली हुई फैक्ट्री है, लेकिन आज भी 3 जगह पर जो है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से लखनऊ और चेन्नई से नारकोल और मदुरई से बेंगलोर पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले ही आप देखिए खूबसूरत नज़ारा इस वंदे भारत ट्रेन का जो पूरी दुनिया के अंदर इस समय ये चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय रेल ने अपनी पूरी तरह से तस्वीर बदल कर रख दी है, क्योंकि इस स्पीड बल्कि स्पीड ही नहीं बल्कि अगर आप इसके अंदर बैठेंगे तो हवाई जहाज की तरह ही आपको एहसास होता है। और वो यहाँ पर ही ये वंदे भारत बनती है। अब उसके कोच के तरफ आइए, आप देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बारीकों से यहाँ पर काम किया जाता है और किस तरह से वो इसका इंजन है जो कि पूरी तरह से बिल्कुल अलग डिजाइन का ये वंदे भारत का इंजन जो है वो बन रहा है। तो आप देखिए ये आईसीएफ चेन्नई का ये किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बारीकियों से। और कई एकड़ के अंदर यहाँ पर ये और भी दूसरी ट्रेन हैं जो आजकल मुंबई के अंदर आपने देखा होगा, जो मुंबई लोकल जो एक है उसका पूरी तरह से स्वरूप बदला गया है। ये जो एसी कोचेस वहाँ पर लगाए गए थे, क्योंकि मुंबई लोकल का आपने देखा होगा कैसे भीड़ भाड़ के लिए वो जानी जाती है, लेकिन भारतीय रेल ने उस लोकल को भी पूरी तरह से बदल दिया है और इस तरह के लोकल कोचेस जो हैं वो एसी कोचेस होंगे। तो कुल मिलाकर ये आईसीएफ चेन्नई है जो आज 3 जगह पर वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर। आज बेगूसराय में हमला हुआ है। वो जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां इस दौरान हमला आपको बताएं बलिया प्रखंड में जनता दरबार के दौरान हुआ। गिरिराज सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनने वो पहुंचे थे।
तभी सफेद टोपी पहना एक मुस्लिम शख्स वहां पहुंचा है। पहले तो उसने माइक लेकर कुछ अनाप शनाप बातें की हैं, वहीं इस पर वहां मौजूद बीजेपी नेताओं ने जब विरोध किया तो उस दौरान उन शख्स ने गिरिराज के पास जाकर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर युवक की पहचान मोहम्मद सैफी के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद गिरिराज का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों से नहीं डरते हैं। जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो जबरदस्ती इधर उधर के बातें बोला, हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में अवैध पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार अवैध पदार्थ की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कहा भी था। मुख्यमंत्री ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसके निर्देश जारी किए। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर को जैसे ही निर्देश मिले तो जुटमिल पुलिस ने कोड़तराई के पास गांजा रेड की बड़ी कार्रवाई की है और इसमें एक महिला समेत 5 आरोपी को पकड़ा है, जिससे 175 किलो गांजा, एक ऑल्टो कार और एक छोटा हाथी पिकअप वाहन यानी कुल 43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपी संतराम खुंटे सख्ती और उनके साथियों के साथ कड़ी पूछताछ भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पूर्व में 175 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। वर्तमान में उसके फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में जुड़े हुए और 3 आरोपी कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व माननीय गृह मंत्री केंद्र शासन श्री अमित शाह जी के दौरे के दौरान रायपुर में एनसीबी का क्षेत्रीय इकाई का उद्घाटन किया गया था। उस समय विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध गांजा परिवहन और इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल है उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस के द्वारा विशेष कार्रवाई किया गया है। दर्शकों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की संभावना भी जताई है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात को सबसे ज्यादा प्रभावित इस बारिश ने किया है। राज्य के कई शहर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश के कारण हो चुकी है। 900 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ से अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। इसके अलावा 2 और 3 दिसंबर को राज्य में बारिश हो सकती है। हालात इतने गंभीर हैं कि बाढ़ के पानी के चलते मगरमच्छ घरों के अंदर तक पहुंच गए। आईएमडी के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र 30 अगस्त को पूर्वी अरब सागर के एक ऊपरी चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
इसके बाद अगले 2 दिनों तक दौरान भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर में लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहेगा, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की राहत की उम्मीद जताई है। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा 31 अगस्त को छत्तीसगढ़, 2 और 4 सितंबर को महाराष्ट्र और गोवा घाट क्षेत्र के साथ ही 1 तारीख को गोवा में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।